अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। ईरान अमेरिका जंग में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात के सिलसिले में अभी भी बड़ा स्टेलमेट बाकी है और जिस तेज़ी से पेशरफ्त की तवक्को थी, अब वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई या उसकी रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। मामला कुछ यूँ है कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास जो अमेरिका में हुआ, उसके बाद पहले तो ऑफिशियली बड़ी खामोशी थी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया ईरान के प्रपोज़ल या तजावीज़ के ऊपर गौर करने के बाद अमेरिका की तरफ से। फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर दो पैगाम जारी किए। एक कल जो हमने डिस्कस भी किया और फिर एक आज सुबह पैगाम जारी किया है जो बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। आपकी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कीजिए। इसमें ईरान को धमकी दी है कि एक नॉन न्यूक्लियर यानी जौहरी मामले के बग़ैर जो डील है वो ईरान को करना नहीं आ रही और ईरान को इस मामले पर होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अब अच्छा आदमी की या अच्छा बनने की तवक्को ना रखी जाए। और नीचे एक बड़ी दिलचस्प अपनी तस्वीर भी शेयर की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें पीछे शायद कुछ तबाहकारियाँ चल रही हैं और आगे वो मशीन गन लेके खड़े हुए हैं। इस तस्वीर से क्या मुराद है, पैगाम से क्या मुराद है, तज्जिया तबसरा अपने तज्जियाकारों से करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी और भी अपडेट्स हैं, जहां पर हॉर्मुज़ का मामला इस वक्त जूं का तूं है। ना अमेरिका अपना ब्लॉकेड ख़त्म कर रहा है और ईरान तो इस शर्त के साथ कि जब तक अमेरिका नहीं ख़त्म करेगा अपनी नाकाबंदी, तब तक वो भी इससे पीछे नहीं हटेगा और इस मामले के ऊपर आगे डील भी नहीं चलेगी जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसे में ये जो सख्त बयानात भी आ रहे हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं? क्या ब्रेक थ्रू का इम्कान या उम्मीद अभी भी है? अपने तज्जियाकारों से जानते हैं उनकी राय। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पैनल के ऊपर फ़खर दुरानी साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। उमर चीमा साहब से शुरू करते हैं डिस्कशन। चीमा साहब बताइएगा, ये पहले तो ये ज़रा इसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर दें, जो ट्वीट या फिर सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम उन्होंने जारी किया ट्रंप ने, ये इससे क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? एक बार फिर हमने देखा है कि सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या कोई ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुज़ाकरात के अंदर, या फिर कोई सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है अमेरिका की तरफ से? जिस दौर में जिंदा हूँ या जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, किसी टाइम हम इस तरह की बातें तारीख में पढ़ते थे कि कभी किसी मुल्क का इस तरह का सदर हुआ करता था जो हम अभी देख रहे हैं। और ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि बाज़ का ऐसे लगता है कि जैसे जो जोकर हैं वो एक टॉप पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। मैं आज की जो तस्वीर है इसको बार बार देख के मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि वो कैसी शख्सियत कैसी है। पता नहीं वो रैम्बो बना हुआ है, कोई टर्मिनेटर 2 बना हुआ है, अपने आप को वो क्या समझता है। लेकिन अलीना, एक चीज जो मैं इस बंदे के बारे में अभी तक समझ पाया हूँ वो ये है कि इसके बारे में लोगों ने इसको ना बहुत गैर संजीदा लिया है और इसके बारे में अक्सर जो प्रेडिक्शंस हैं वो लोगों की गलत हुई हैं। यानी कि हमने इसको ना एक नॉर्मल फ्रेम में लेने की कोशिश की है कि वो कोई एक नॉर्मल शख्स है। वो एक नॉर्मल शख्स नहीं है, वो एक गैर मामूली शख्स है। अब इसको आप मुस्बत भी ले सकते हैं, आप इसको मनफी भी ले सकते हैं। लेकिन यह है कि ओवरऑल ये बंदा अपनी अना के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। दो चीजें इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इसकी ईगो और दूसरी इसकी अटेंशन। ये चाहता है कि हर टाइम अटेंशन में रहे, चाहे कोई क्राइसिस चल रहा हो, चाहे कोई क्राइसिस रिजॉल्व हो रहा हो, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो एक सेंटर स्टेज पे होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसकी अना से ज्यादा या ट्रंप से ज्यादा, यानी कि उसकी शख्सियत से ज्यादा इस दुनिया में कोई अहम इंसान पैदा ही नहीं हुआ और उसके लिए वो कोई भी हद क्रॉस कर सकता है। यानी कि उसकी जो एक सबसे जो उसके बारे में एक चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो ये है कि ही इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, कि हमेशा से लोग बस उसके बारे में सोचते ही रहे हैं कि वो क्या करेगा। अभी भी वो यही है कि आई डोंट थिंक कि वो पीछे जाएगा। जो एक लोग बाज़ बात वर्ल्ड वार की बात करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि उस टाइम भी अनाओं की जंग जो है ना वो आगे मुमालिक की जंग में एक तब्दील हो गई थी और अभी भी कोई सूरत हाल ऐसी है। सदर ट्रंप के लिए इधर से एक शिकस्त होर्दा पावर के तौर पे वापस जाना किसी तौर पर भी अफोर्डेबल नहीं है। उसको पीछे आग नजर आती है, उसको पीछे खंदक नजर आती है कि वो गिर जाएगा
एक शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो उसको आगे मिडल जो उनके मिड टर्म इलेक्शन है वो नजर आते हैं, तो लिहाजा वो एक अपनी स्ट्रांग पोजीशन लेगा। लेकिन यही चीज जो है ये नुकसान देती है। दूसरी तरफ कौन सा मुल्क है? वो ईरान है। अच्छा, ईरान जो है इनके एक तो ईरान को डैमेज करना मसला नहीं है, लेकिन ईरान को तबाह करना मसला है। वो आज तक ये अमेरिका नहीं कर सका। डैमेज वो कर लेता है, वो पहले भी एक दो दफा उन्होंने अटैक किया, उसमें डैमेज हो जाते हैं, लेकिन क्या वो रजीम चेंज कर सकता है? वो नहीं कर सकता। और फिर उनके साथ जो चीज अटैच है वो ये है कि उनकी जो एक अपनी सिविलाइजेशन जिस पर उनको बहुत ज्यादा मान है, या जिससे वो एक इंस्पायरेशन लेते हैं। पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि ओवरऑल अमेरिका जब किसी कंट्री में जाता है तो वो उसकी ना कल्चरल स्टडी नहीं करता, और उसमें उन्होंने जो मिसाल दी हुई थी वो यूगोस्लाविया की दी हुई थी। अच्छा। कि जो यूगोस्लाविया के लोग हैं यानी कि वो आज भी एक चीज जो वो मनाते हैं, उनका एक प्रिंस था जो कि 12वीं सदी में पैदा हुआ था और उसको शिकस्त हो गई थी, लेकिन वो बड़ा एक डिग्निफाइड तरीके से उसने यानी कि वो उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। यानी कि हालांकि वो जंग वो हार चुके थे, लेकिन वो चीज जो है आज भी उधर जो है एक नेशनल डे के तौर पे मनाई जाती है। इधर से लोग एक अपनी एक इंस्पायरेशन ड्रॉ करते हैं, इधर से उनका एक वैल्यू सिस्टम वो एक शेप होता है। वही अब जो है वो एक ईरान के हवाले से है। ईरान अगर यही ट्रम्प जो है वो हो सकता है कि कभी तमीज से बात करे, ऑनरेबल तरीके से बात करे, और नहीं उसका खामोश रहना जो है ना वो इस डिप्लोमेसी के लिए एक फेवर है, जो कि वो नहीं रह सकता। यानी कि वो चाहता है कि हर टाइम उसी की डिस्कशन हो, और इस वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ रही। ना ईरान इसको यानी कि वो चाहेगा, यानी कि ईरान की जो ज्यादातर नेगोशिएशन होती है ना, हमें ये लगता है कि जैसे अब चीजें सॉल्व हो रही हैं, लेकिन ईरान नेगोशिएट फॉर नॉट नेगोशिएटिंग, यानी कि वो चीजों को एक लटकाना चाहते हैं, वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, वो टाइम बाय करना चाहते हैं, वो यानी कि ट्रम्प को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। तो इस सारे अमल में ये सूरत हाल जो है खराब हो रही है। अभी आप देखें यूएई का ओपेक से निकल जाना, ओवरऑल जो इवन हिते में भी सफबंदी तब्दील हो रही है। पहले तो एक ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज थे, अब जो है यूएई जो है यानी कि उसका ईरान के साथ भी मसला चल पड़ा, उसका जो बाकी अरब ममालिक है उनके साथ भी मसला चल पड़ा। और ये जो एक नई सफबंदी है जिसमें हो सकता है कि कल आपको यूएई जो है वो वाज़े तौर पे इसराइल के साथ खड़ा नजर आए, यानी कि ये ऐसी दुनिया की जिधर अनहोनी हो रही है, आप किसी के बारे में कोई एक पूरी एक एब्सोल्यूट ठोस कोई वाजे हतमी राय कायम नहीं कर सकते, बेसिकली ऐसा कह रहा है। हतमी राय यानी कि आप ये देखें कि इवन इनके जो मुज़ाकरात 2015 में चले वो भी यानी कि 2 साल चले और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचे, और जब वो डील ब्रेक हो गई तो अब जो है हुआ क्या कि एक तो मुज़ाकरात भी नए सिरे से हो रहे हैं और उसके साथ बट सर इस वक्त हम 2015 से मवाजना करते हैं, लेकिन इस वक्त मामला थोड़े से मुख्तलिफ इस तरीके से हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि माशी स्टैंड स्टिल पे इस वक्त दुनिया, हम देख रहे हैं कि हॉर्मूज के मामले के ऊपर किस तरह से क्रंच है। और बल्कि डॉक्टर कमर चीमा साहब की तरफ इस सवाल लेके चलते हैं। चीमा साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल आज रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने अपने जो मुशीरान हैं उनको कह दिया है कि हॉर्मूज के तवील ब्लॉकेड के लिए तैयारियां करके रखें। आप क्या समझ रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये मामला तूल ले सकता है? और अगर होता है ऐसा तो क्या ईरान ये सस्टेन कर पाएगा? क्या यूएस और ये सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि अपेरेंटली तो वो यही कह रहे हैं ना कि हम ईरान को इकोनॉमिकली क्रंच करेंगे, बट इसके असरात क्या होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की बड़े अच्छे से समझ आ गई है कि ईरान जो एक नई मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी को शुरू कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान, ओमान, रशिया के साथ कॉन्टीन्यूसली इंगेज्ड है और मल्टीपल लेवल्स पे और मल्टीपल कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये वो जो 28 फरवरी से पहले वाला ईरान है ये वो नहीं है, एक नए अंदाज से इंगेज करना पड़ेगा। तो देखिए, ट्रंप साहब जो हैं वो जब वो कह रहे हैं कि आप जो एक लंबे अरसे के लिए प्लान करें, तो देखिए ट्रंप की पर्सनालिटी भी जो है ना, जैसे अभी उमर चीमा साहब बात कर रहे थे, वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है और ये उसकी ट्रेडमार्क है और ये उनका एक एसेट है।
और ये ऐसे नहीं है कि वो इसको उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली उनको पता है कि मैं अगर ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहूंगा, ये वो डोमेस्टिकली भी करते हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि आप अमेरिका को देखते हैं, अमेरिकन पावर, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन इकोनॉमी की वजह से और अमेरिकन माइट की वजह से दुनिया में, लेकिन आगे जो एक पॉलिटिकल फिगर आई हुई है, उस पॉलिटिकल फिगर वो मैच नहीं कर रही वो माजी के साथ, तो आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका भी सारी बात है, पूरे का पूरा आपको ये एक पैकेज लेना पड़ेगा ट्रंप का और अमेरिका का, विद ट्रंप की जो एक एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी के साथ और अमेरिका की जो पावर है उसके साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप साहब हैं वो चाहते हैं कि ठीक है, अगर ईरान जो है वो एक रीजनल फ्रेमवर्क चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो हमसे स्टेट ऑफ हार्मोज में सेपरेट बात करना चाहता है, हमसे वो न्यूक्लियर पे सेपरेट बात करना चाहता है, तो हमें भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और वो ये है कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज को क्लोज रखें या वहां पे अपना ब्लॉकेड रखें। उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। अगर वो दोबारा जंग की तरफ जाते हैं, जारी बात है अमेरिकन, तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि पार्टनर्स भी साथ नहीं है, फौज भी उस तरह समझ रही है, क्योंकि पहले तो ये था कि ये इजराइल की जंग है, तो क्या अब ये अमेरिका की जंग हो जाएगी? तो ये चीजें हैं। दूसरा जारी बात है, ईरान को मसला यह है कि ईरान अगर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहता है, तो उसको वो खित्ते में बेसिकली मेन स्ट्रीम होना चाहता है। वो खित्ते में जो अपनी आइसोलेशन है उसको खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि, लेकिन मसला यह है कि जो रीजनल पावर्स हैं वो ईरान की विजिबल और इनविजिबल लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि ये भी, इसकी भी अपनी एक पोजीशन है, ये हमारे साथ पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। तो हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से बार्गेन करना चाहता है। ईरान ने अपने पत्ते बहुत ज्यादा, जारी बात है, कार्ड्स उसने भी फैला दिए हैं। वो समझते हैं कि अमेरिकन हम पे दोबारा हमला नहीं करेंगे। और अगर आप ट्रंप साहब को देखें तो वो भी एक तरफ चाइना जाना है अगले महीने, दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ने हैं, तीसरी तरफ उनकी अनपॉपुलैरिटी के भी चर्चे हैं, मीडिया मुसलसल उनसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पे मेरा ख्याल है कि कोई साइड भी जो है वो जंग की तरफ तो नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ट्रंप साहब की जो पर्सनालिटी है उसको हमें देखते हुए मेरा ख्याल है ईरान को इस चीज को समझना चाहिए कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। ये इस चीज से बेशक वो छोटी हो, हफ्ते की हो, 10 दिन की हो, 15 दिन की हो, इसके 100% चांसेस मौजूद हैं। ट्रंप साहब अपनी पावर को असर्ट करने के लिए, अपनी ये पोजीशन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को करने के लिए वो ये जरूर करेंगे, और वो उनकी अपनी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और अगर उनको ये महसूस हुआ कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है, उनके साथ जिस अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो कोई ऐसा कदम भी जो है वो जरूर उठा सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसका कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं था। ना कभी जीसीसी ममालिक ने सोचा था हम एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएंगे, ना ट्रंप साहब को पता था मैं यहाँ पे इतने लंबे अरसे के लिए लॉक हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो समझते थे कि मैं ईरानी, अगर एनर्जी डोमिनेंस भी होगी मेरे पास, वेनेजुएला की भी होगी, मैं चाइनीज के साथ जाके बात करूंगा और कहूंगा देखो मैं कितना कैपेबल हूं। तो मुझे लगता है कि ये इस नए सिचुएशन के अंदर, एक नए एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो अनफोल्ड होंगी, और वो कैसे कैसे होंगी ये हर रोज मेरा ख्याल है सिचुएशन बदलेगी। ये बड़ी तशवीशनाक बात आप कह रहे हैं जब आप ये इशारा देते हैं कि शायद जंग दोबारा शुरू होने वाली है या हो सकती है। बिल्कुल मुख्तसर मुझे ये बता दीजिएगा, क्या आप ये भी समझते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं ओवरप्ले कर रहा है अपना हैंड, और कहीं ना कहीं वो भी मिसकैलकुलेट कर रहा है पेशेंस को यूएस की? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस तो है कि हमने शायद जो है वो हम जंग जीत गए हैं। मैं नहीं समझता। देखें, अमेरिकन की जो मेजरमेंट है जंग जीतने का हारने का, वो ये नहीं है कि आउटकम क्या है। अगर वो आपको लंबे अरसे के लिए इनकैपेबल कर दें कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ ना शुरू कर सकें, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाए, बेशक आप एक बड़ा मुल्क है जैसे ईरान, उसको उस तरह तो वर्चुअली खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं चल पाएगा तो यही आपका कोलैप्स होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी डॉक्टर साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू के इम्कानात क्या हैं, कितने हैं और क्या मुश्किलात हैं, इन सब पे तजिया तबसरा हम कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, सर आप कहिएगा, ये जो अब सख्त ज़बान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पैगामात के थ्रू,
इसका आप किस तरह तज्जिया तबसरा करते हैं? ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब ने कहा कि उनको तो ये इम्कान लग रहा है कि जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? क्या ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पेशेंस है उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं या जो उनका मूड है वो तो फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर है कि उनको पहले मिसगाइड किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने, और उन्होंने कहा कि बस उनके 1-2 दिन की कार्रवाई के नतीजे में उनका रिजीम कोलैप्स कर जाएगा। और वो मामला उलट था कि सुप्रीम लीडर को शहीद करने से कौम ने मुत्तहिद हो जाना था, लेकिन उनको ये बताया गया था कि उनको शहीद करने से वो कौम मुंतशिर हो जाएगी। तो कौम मुंतशिर हो गई, वो मकसद भी उनका हासिल नहीं हो सका। मिलिटरीली भी वो ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सके, उनकी रेजिस्टेंस की ताकत को ख़त्म नहीं कर सके। तो अब उसके बाद आखिरी ऑप्शन उन्होंने ये अपना लिया है कि अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का, और उसका कुछ इस तरह महसूस हो रहा है कि ईरान पे प्रेशर आ भी रहा है, लेकिन ईरान ने अभी तक अपने रवैये से ये दिखा दिया है कि प्रेशर के ज़रिए या धमकियों के ज़रिए उनसे बात मनवाई नहीं जा सकती। दूसरी तरफ जब से जंगबंदी हुई है तो जंगबंदी के बाद हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो जल्दी है कई हवालों से। एक तो चीन के दौरे के तनाजुर में भी, दूसरा उनके मुल्क के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं उसके तनाजुर में भी, और ईरान इस चीज़ को समझता है और ईरान उससे फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए मुज़ाकरात के ज़िमन में ईरान को कोई जल्दी वो नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो ताख़ीरी हरबों से ज़्यादा काम ले रहा है। जबकि उसके बरक्स अमेरिका को अब मुज़ाकरात में जल्दी थी, लेकिन उधर भी मतलूबा नताइज उसको नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए ट्रंप की बातों में वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और एक और रीज़न भी है कि जिस तरह पहले उनको हम तो समझ रहे थे कि शायद सिर्फ नेतन्याहू ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे और मिसगाइड किया था, आज ये बात भी सामने आ गई है कि उनके अपने लोग जो हैं वो उनके डिफेंस जंग के वजीर की तरफ से आप पेंटागन और उनके मुशीर ईरान की बात करें जो अटलांटिक में रिपोर्ट छपी है जी कि उनकी तरफ से भी उनको वही बताया जाता है जो वो सुनना चाहता है, और ग्राउंड रियलिटीज़ से वो बेखबर हैं कि क्या हैं और क्या नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि अगर ईरान गैर मामूली ताख़ीर से काम ले रहा है, या ईरान को कोई जल्दी नहीं है, या ईरान ये समझता है कि वक्त उनके साइड पे है, तो जंग के इम्कान को तो रद्द नहीं किया जा सकता। जिस तरह फ्रस्ट्रेशन में पहले नाकाबंदी वाला स्टेप उन्होंने उठा लिया है, तो इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो इसीलिए जंगबंदी का इस मरतबा कोई मुद्दत भी मुतय्यन नहीं है, और वो एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का सवाबदीद है। तो खुदा न खास्ता हम दोबारा जंग की तरफ भी जा सकते हैं, इसका इम्कान है। फ़खर रानी साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं कहाँ से लचक दिखाई जाए, या क्या किस सूरत में कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है, या आपको इम्कानात मादूम लगते हैं इस वक्त ब्रेक थ्रू के? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात यह है कि जो जंग है उसकी नौइयत तब्दील हो चुकी है। पहले ये जो हमले और इस तरह का वो हमने देखा है 39 दिन, अब जंग की जो नौइयत है वो इकनॉमिक प्रेशर के ज़रिए दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अमेरिका भी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो ईरान की नाकाबंदी किए हुए है उससे इकनॉमिक दबाव और जो प्रेशर है वो डाल के अपने कुछ मकासद हासिल करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के पास ये जो एक स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला आया है
उसके ज़रिए वो जो है वो उसको अप्लाई कर रहा है और दबाव डाल रहा है। लेकिन अभी जो एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें ये जो सदर ट्रंप जिस तरह के ये बयानात दे रहे हैं ना, ये बुनियादी तौर पे ऐसे नहीं सदर ट्रंप बस उठते हैं और वो बयानात दे देते हैं, उसके पीछे भी हमेशा उसकी कोई मंतक और लॉजिक होती है। ये जो सदर ट्रंप ने ये जो ये अभी आज का वो आप जिक्र कर रही थी जो एक तस्वीर के साथ, इसके पीछे जो लॉजिक है ये बुनियादी तौर पे इनको एक ब्रीफिंग दी गई है और उस ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि ईरान के पास सिर्फ 10 दिन है, उस 10 दिन में इनके पास जो ऑयल रिजर्व्स के जितने भी जो इनके पास इवन एबंडेंट जो इनके ऑयल रिजर्व थे जो ऑब्सोलीट थे, जिनको तर्क कर दिया गया था क्योंकि वो उससे नुकसानदेह ईरानी जो एक ओवरऑल जो उनको नुकसान पहुंच सकता था, वहाँ पे ऑयल मज़ीद स्टोरेज करते हैं, तो वो भी अब ईरान ने उनको फिल करना शुरू कर दिया है क्योंकि जो ऑयल फील्ड से ये प्रोडक्शन अभी तक रुक नहीं रही। इनको कुछ सैटेलाइट इमेजेस और ये दिखाए गए हैं और ब्रीफिंग दी गई है और जिसमें ये असेसमेंट नई जो अमेरिका की जो इंटेल एजेंसीज हैं उन्होंने दी है कि 10 दिन में ईरान के जो मोस्ट ऑफ इट्स जो ऑयल फील्ड हैं वो तकरीबन इनको बंद करने पड़ेंगे क्योंकि इनके पास अब स्टोरेज फैसिलिटी बाकी नहीं रही 10 दिनों के अंदर, जबकि 3 हफ्ते टोटल हैं इनके पास जिसमें इनका तमाम जो इनके ऑयल फील्ड्स हैं वो शट डाउन करना होगा। अगर शट डाउन नहीं करते तो इनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और ना ही बाकी जो रिजर्व्स जो हैं वो उसके लिए होगा क्योंकि अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेट किया हुआ है उससे इनकी जो शिप्स जाती थी वो भी नहीं जा रही। एक तो इनको जो $435 मिलियन का रोज़ाना की बुनियाद पे तेल की वजह से नुकसान हो रहा है, दूसरा अगर ये ऑयल फील्ड्स अपने बंद करते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा, उस पर भी उनमें ये बताया गया है कि ये एक फैक्ट्स ग्लोबल एनर्जी है उसकी एक असेसमेंट रिपोर्ट है कि ऑयल फील्ड्स अगर बंद किए जाते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा। अब ये जो ऑयल फील्ड्स जो प्रोडक्शन ऑयल की चल रही होती है उसमें एक स्पेसिफिक जो इकोसिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक प्रेशर के ज़रिए ये ऑयल जो है वो ज़मीन से ज़ेरे ज़मीन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर ये कोई इस तरह नहीं है कि स्विच बटन ऑन किया और स्विच बटन जो है वो ऑफ कर दिया तो तेल निकलना शुरू हो गया और तेल निकलना बंद हो गया। इससे ये होता है कि अगर प्रेशर जो स्पेसिफिक प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो ज़ेरे ज़मीन तेल है उसमें पानी जो है वो मिक्स होने का ख़तरा होता है। अगर पानी उस ऑयल के रिजर्व में चला जाता है तो इसका मतलब है कि उसका पूरा जो ऑयल रिजर्व है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अमेरिका की तरफ से ये जो असेसमेंट की जा रही है 10 दिनों में ईरान जो है वो एक नया मंसूबा और जो नया प्रपोजल है वो भेज सकता है क्योंकि अभी जो पिछले हफ्ते इन्होंने 3 फेजेस वाला प्रपोजल भेजा है उसको तो सदर ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये जो इन्होंने प्रपोजल वो सदर ट्रंप ने जो उनको असेसमेंट बताई गई है उसकी बुनियाद के ऊपर ये इस तरह के ये इमेज और एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो तो बड़ा जो है वो एग्जर्ट करके और दबाव डाल के अपने मुतालबात मनवा सकता है। इसके पीछे जो कहानी है वो यही है कि ईरान को जो इकनॉमिक सेंक्शन के ज़रिए इस तरह घुटनों के बल लाया जाएगा कि 10 दिनों के अंदर ईरान जो है, ये सदर ट्रंप का जो उनको असेसमेंट दी गई है कि नेक्स्ट 10 डेज में आपको एक नया प्रपोजल ईरान दे सकता है और उस प्रपोजल में वो मोस्ट लाइकली जो ईरान के जो अमेरिका के जो डिमांड्स और मुतालबात हैं उसके करीब होगा। अब वो अगर अमेरिका के जो मुतालबात हैं उसके करीब होगा तो फिर उस पर कोई ना कोई बातचीत और गुफ्त शनीद की जा सकती है। इससे ट्रंप क्या इंप्रेशन देंगे कि देखो मैंने इनको थ्रेटन किया, मैंने इनको धमकियां दी तो ईरानी जो है वो दोबारा से वापस आ गए, जबकि असल इसके पीछे जो इस तरह की जो बयानात देते हैं या इस तरह की जो तस्वीर लगाते हैं वो अपना एक माचो मैन वाला तो एक इंप्रेशन या वो पब्लिकली दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कुछ कहानी होती है ये इसकी है जो तेल के हवाले से। और दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट के ख़ासतौर पे जो ट्रंप ये समझते हैं कि 10 दिनों में इनका ये जो ईरान की तरफ से एक नया प्रपोजल आ सकता है वो एक लॉजिकली भी देखा जाए तो वो इस तरह का लगता है क्योंकि ईरान वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान भी राब्ते में है दोनों साइड्स के और जो डिप्लोमेसी है वो बैक चैनल के ऊपर बातचीत चल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अगले 10 दिन है उसमें वो बड़ा कोई अहम और पेशरफ्त हो सकती है। ईरान की तरफ से कोई नया प्रपोजल भी दिया जा सकता है जिसमें कुछ खासतौर पे अभी जो ईरान का प्रपोजल है वो तो किसी तौर के ऊपर भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि ईरान की जो प्रायोरिटी नंबर 3 है यानी न्यूक्लियर के हवाले से जो 3 फेजेस वाला उनका मंसूबा है वो अमेरिका की प्रायोरिटी नंबर 1 है क्योंकि अमेरिका को भी इस जंग से निकलने के लिए कुछ फेज सेविंग चाहिए और उनके लिए जो जिस वजह से ये जंग में आए थे वो न्यूक्लियर वाला था और अगर न्यूक्लियर वाली बात ही नहीं होती तो वो तो अमेरिका किसी तौर के ऊपर भी मुज़ाकरात या उसके लिए बैठने के लिए तैयार नहीं होगा।
होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये किसी ना किसी दोनों साइड को, क्योंकि एक तो दोनों ने जो एक माइंड बनाया हो कि हम जो है वो विनर हैं, वो एक जो स्टेप है उनको पीछे हट के कोई एक मैक्सिमलिस्ट अपनी पोजीशन से थोड़ा सा दरमियान में आना पड़ेगा, लचक दिखानी पड़ेगी। फखर दरानी साहब, जो आप कह रहे हैं उसमें वजन भी दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया स्पेसिफिकली CNN ने आज ये दावा भी किया है कि ईरान की तरफ से कोई नया प्रपोजल, रिवाइज्ड प्रपोजल भेजा जा सकता है अमेरिका को। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर चीमा साहब, रियलिस्टिकली क्या अंदाजे लगाए जा रहे हैं ईरान के पास, अगर लंबा ब्लॉकेड होता है या फिर कोई स्टेप्स लिए जाते हैं, स्टेटस को इवन बरकरार रहता है, कितने दिन तक सस्टेन कर सकता है ईरान ऐसी सूरत हाल में? देखिए, अगले दिन आपने देखा होगा कि ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा था कि अपने जो एनर्जी जो है उसको सेव करें, ठीक है। अगर बल्ब ज्यादा बल्ब चल रहे हैं तो उनको कम करें। तो इट मींस कि ये कोई इतना कोई फुल फ्रीडम तो नहीं है, आप इन द मिडल ऑफ द वॉर हैं। और ईरान की लीडरशिप ने अपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है कि आपका एक ब्लॉकेड है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और देखें, ये पहले आपके ऊपर सैंक्शंस हैं, आप उसके बाद आपको बिल्कुल ही आपके ऊपर आके एक ब्लॉकेड आ जाता है, तो जारी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। और वो अपनी वो जो कार्ड्स वो इस तरह प्ले कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि शायद उन्हें कोई मसला नहीं है, वो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो पहले स्टेट ऑफ हार्मोस को डिस्कस करना चाहते हैं, और स्टेट ऑफ हार्मोस को पहले वो डिस्कस करने से उनको मुराद ये हो सकता है कि शायद हमें जल्दी इस ब्लॉकेड से हम निकल जाएं और हम बाद में न्यूक्लियर को डिटेल में डिस्कस कर लें और बाकी मुल्कों को साथ में लाएं ताकि उनके भी इंटरेस्ट बहाल करें। तो बेसिकली तो वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब ये लगता ये है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है ईरानी लीडरशिप के लिए, और मुझे लगता है कि इसके उनको कॉन्सिक्वेंसेस जरूर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अगर इसी सिचुएशन के अंदर जो सिचुएशन आपके वहां पे है, कोई एक नई प्रोटेस्ट की लहर ही शुरू हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। गो के ईरान की लीडरशिप ने या वहां पे लोगों ने जितनी जानें दी हैं या फौज जिस तरह लड़ रही है बहादुरी के साथ, ऐसी सिचुएशन बन नहीं सकती। लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है। आपने याद होगा कि पहली जब चीमा साहब, मैं चाहती हूँ आप इसका भी प्लीज अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकें। यहाँ पर तीनों एनालिस्ट ने अपने अपने तरीके से इस बात का इजहार किया कि अमेरिका को बहुत जल्दी है। आपने सिर्फ ये कहा कि अमेरिका की पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका समझता, मुझे लगता है कि आपने अगले दिन ट्रंप साहब का बयान सुना था कि हम वियतनाम कितनी देर रहे, हम इराक कितनी देर रहे, हम अफगानिस्तान कितनी देर रहे। देखिए, ट्रंप साहब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है अगली दफा जा, वो कह रहे हैं ना अभी मिड टर्म्स आ रहे हैं आगे। फखर दुरानी साहब ने कहा प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट जो भी जवाब देना चाहता है। जी डॉक्टर साहब। जी, मुझे नहीं लगता कि कोई, देखिए ये बातें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का जो माइंडसेट है वो यही है। ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन जरूर आ रहे हैं और वो अपने आप को लंबा किसी चीज में, वो एक्सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, वो ज्यादा देर की नहीं रहना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये बातें की हैं कि हम लंबा भी रह सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये कोई इतनी जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं, और आई थिंक अमेरिकन रेडी होंगे इसके लिए। वो ट्रम्प इसकी शायद कॉस्ट देने को तैयार होंगे कि क्योंकि वो ईगोइस्टिक भी तो है। ये आपने बड़ा अहम जुमला कहा है। उमर चीमा साहब इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे। अलीना, वो एक मिलिट्री की कोटेशन है, वो कहते हैं कि योर एनिमी इज एज स्केर्ड एज यू आर। जब आप एक बैटलफील्ड में होते हैं ना, तो दोनों साइड के अपने अपने खदशात मौजूद होते हैं और विन लूज सिचुएशन दोनों तरफ से होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो है वो बेनियाज है और या ईरानी बेनियाज हैं, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। अब ईरान को जो एक चैलेंज आ रहा है, एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आ रहा है ना, जो एक उनकी नाकाबंदी हुई है। अभी जो पाकिस्तान ने भी उनको रास्ता दिया है कि बाहर से जो चीजें आपने इंपोर्ट करनी है वो वाया पाकिस्तान आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि जिसके जरिए जो उन्होंने पैसे बनाने हैं, कोई तेल बेच के वो तो नहीं बेच पा रहे सर। लेकिन हम रशिया का फैक्टर इसमें भूल रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो अभी जो रशिया का दौरा रहा है, फिर उन्होंने कहा है कि तिजारत में हम सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, लेकिन ये है कि दोनों वो रशिया को क्या बेचेंगे, तेल बेचेंगे। ये तो नहीं, रशिया के पास तो अपने पास भी तेल है ना, ठीक है। सिर्फ रशिया तो सारे उनके मसाइल हल नहीं कर सकता। और फिर यह है कि कितनी देर आप उनसे लेंगे, ये भी एक चैलेंज है। दूसरा यह है कि ईरान को इंटरनली भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं कि उनमें प्रो डील भी है, एंटी डील भी है, तो दोनों फैक्टर्स हैं। जहां तक ट्रंप की बात है या 10 दिनों की बात है, इसके बारे में कह तो रहे हैं, लेकिन जब से जंग शुरू हुई है
तो हमने देखा कि तब से ही कोई ना कोई प्रोजेक्शन तो होती आई है कि ये 1 हफ्ते की गेम है या 2 हफ्तों की गेम है, तो हु नोज, या यही है कि वन डील हो रही थी तो हमें लग रहा था कि ये डील हो जाएगी। एब्सोल्युटली, लेकिन सर आई थिंक ओवरऑल जितनी भी हमने डिस्कशन की है इन पिछले 2 महीनों के अंदर, एक जनरल ओपिनियन ये रहा है कि अमेरिका को इस मामले को निपटा के से बाहर निकलने में बड़ी जल्दी है। आई थिंक ये पहली बार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने कहा है कि अमेरिका इसकी कीमत या ट्रंप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं कि अगर इसमें लॉन्ग टर्म भी रहते हैं, अमेरिका को उस तरह से जल्दबाजी नहीं है जिस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है या उम्मीद रहा है। आई थिंक दैट इज वेरी रिफ्रेशिंग। अगर इसके बारे में कोई काउंटर करना चाहता है इसको तो सलीम साफी साहब। चीमा साहब 1 मिनट रुकिएगा, सलीम साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रंप एक कारोबारी शख्स है और वो हर चीज़ को पैसे के हिसाब किताब के तनाजुर में भी देखता है। ये जो इतने अमरीकी वहाँ से आए हुए हैं और उनके बहरी बेड़े यहाँ पे है और इस नाकाबंदी का ये ख़र्चा भी उनका आ रहा है, और इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उनके पास पेट्रियट में मिसाइल और इस तरह चीज़ों की भी वो कमी आ गई है। दूसरा, अगर उन्होंने ख़ुद, ज़ाहिर बात है वो 3rd टर्म के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन जेडी वेंस ने तो इलेक्शन लड़ना है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि ख़ुद पीट हेगसेट की भी ख्वाहिश है कि वो भी इलेक्शन लड़ें। और रिपब्लिकन जो इस वक्त इनका सपोर्ट कैंप है, तो वो भी, उनके यहाँ भी ये जंग तो पॉपुलर नहीं है। उनकी सफ़ों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस जंग के मुखालिफ हैं। फिर उनसे कांग्रेस से मंजूरी का मरहला भी उनके सामने है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल में उनसे ये तकाजा करती हैं कि वो जल्द अज जल्द इस जंग से निकले। लेकिन उनको कोई फेस सेविंग अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आपने देखा कि इससे पहले भी वो शुरू में ख़ुद उन्होंने इस नीयत से ये जंग शुरू की थी कि ये 2-3 दिन की बात होगी, और उसके बाद वो मुख्तलिफ औकात जो उनको, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि गलत इतलात शायद अभी हम उसको जब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कि वो कभी कहता था कि ईरानी भीख मांग रहे हैं और ईरानी मेरे मिन्नत कर रहे हैं और फलां हो रहा है, तो या तो उनको इतलात गलत मिल रही हैं और या फिर ये है कि ख़ुद उनका दिमाग जो है वो सही जगह पे नहीं है। तो जल्दी तो बहरहाल उनको डोमेस्टिक प्रेशर आप देखें कि मुल्क के अंदर से भी उन पे प्रेशर है। रायामा इस जंग के हक़ में नहीं है, मीडिया का बड़ा तबका वो इस जंग के हक़ में नहीं है। फिर जो अपना हुर्मुज़ की उन्होंने नाकाबंदी की है, तो उससे सिर्फ ईरान, पहले तो ईरान ने जब की थी तो अरब ममालिक भी उससे मुतासिर हो रहे थे, उससे चीन भी मुतासिर हो रहा था। अब जब अमेरिका ने की है तो सिर्फ ईरान उससे मुतासिर नहीं हो रहा, बल्कि उससे यूरोप भी मुतासिर हो रहा है। और कल जर्मनी के चांसलर का बयान शायद उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हैं, जो जो जितना टफ बयान उन्होंने दे दिया था। और दूसरी तरफ जो है चीन तक और इंडोनेशिया तक और कौन कौन से ममालिक उससे मुतासर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मिल के उन पे दबाव डाल रही हैं कि वो जल्द अज जल्द इस जंग से निकले। ठीक है डॉक्टर साहब, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या ऐड करना चाह रहे हैं? फिर आई जस्ट वाइंड इट अप। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं सिर्फ इतना चीज कहूंगा, मेरा जो व्यू है इसमें, देखिए आप ठीक है अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, लेकिन देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो रही है, वहां पे बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो पैसा भी बना रही हैं। और अमूमन एक और चीज भी देखें, जब मुबैना तौर पे डॉक्टर साहब, जी मुबैना तौर पे जी, मतलब वो बातें हो रही है ना, मतलब मैंने यही कहा बातें हो रही है। सो द पॉइंट इज कि देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो जिस पोजीशन में है, आपने अमूमन जब रूलिंग पार्टी होती है उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो परफॉर्मेंस पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है आइडेंटिटी पे, नेशनलिज्म पे, व्हाइट सुपरमिज्म पे, रिलीजन पे, और उनके ऊपर जो अटैक अभी 3 हुए हैं, मेरा ख्याल है इन बहुत सारी चीजों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जो लेगेसी ऑफ पॉलिटिक्स वो छोड़ के जा रहे हैं, जो नेक्स्ट लीडरशिप को वो देंगे, वो यही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको अमेरिका में इलेक्टोरल वेंडलिज्म कहा जा रहा है। बहरहाल दिस इज व्हाट इट इज। तो मतलब ये चीजें तो अब चल रही हैं और मेरा ख्याल है कि ये ऐसे देखना पड़ेगा। इनफैक्ट फेयर इनफ डॉक्टर साहब, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। बाकी तज्जियाकार हमारे थोड़े मुख्तलिफ ओपिनियन राय का इजहार कर रहे हैं, बट आई थिंक इस मामले के अंदर तो
वक्त ही बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस वक्त जिस क्रंच में हम मौजूद हैं, पूरी दुनिया की इस वक्त कलेक्टिव दुआएं हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता दरमियान से ज़रूर निकले और जल्द अज जल्द निकले, ताकि अभी तो इस लम्हे से या इस मरहले से हम पार होंगे। उसके बाद भी कहा जा रहा है, एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि कितने महीनों तक इसके असरात फील किए जाएंगे अगर आज के दिन में भी ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। हमारे तजिया करूँ कि आपने राय जानी, यहाँ पर हमें इजाज़त दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।